हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग एसिड बेस लेक्चर नंबर 3 करेंगे और आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस साहब के अनुसार किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वह निर्धारित होती कि एसिड वाटर में डिजॉल्व होने के बाद कितनी मात्रा में H+ और अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में डिसोसिएट किया। जितनी ज़्यादा मात्रा में एसिड H+ और अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में डिसोसिएट करेगा उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड की स्ट्रेंथ। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस साहब के अनुसार स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एक एसिड की जो स्ट्रेंथ है इज डिटरमाइंड बाय position of dissociation of acid in water at equilibrium, किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो निर्धारित होती है कि एसिड कितनी मात्रा में अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में मतलब H+ और कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में टूटा है इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम मतलब किसी एसिड को जब पानी में घोल देंगे, किसी एसिड को अगर पानी में घोल देंगे तो घुल जाएगा और घुलने के बाद वो धीरे धीरे H+ और कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में टूटेगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि एसिड टूटता गया, कुछ समय के बाद सॉल्यूशन के अंदर H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है, H+ आयन की जो सांद्रता है वो कांस्टेंट हो जाए, स्थिर हो जाए, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिटरमाइंड बाय पोजीशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम। ग्रेटर विल डिसोसिएशन of acid at equilibrium higher will acidic strength of acid। तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ निर्धारित होती है किसके ऊपर? तो पोजीशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम, मतलब एसिड कितनी ज़्यादा मात्रा में टूट रहा है H+ और कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में इक्विलिब्रियम पर, उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ग्रेटर विल डिसोसिएशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम हायर विल एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे हम लोग कंसीडर करें, बी कंसीडर कर लेते हैं, बी कंसीडर एन एसिड HA। हम लोग कंसीडर करें एक एसिड HA। जब इस एसिड HA को पानी में अगर घोलेंगे तो पहले ये घुल जाएगा, HAQ मतलब HA पानी में पहले घुल गया और ये धीरे धीरे टूटेगा किस में? तो H+ और कॉरेस्पॉन्डिंग आयन, H+ और कॉरेस्पॉन्डिंग आयन, H+ और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आयन। तो किसी एसिड को जो वाटर में ऐड करेंगे तो पहले वो डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा और घुलने के बाद ये धीरे धीरे टूटेगा किस में? H+ और कॉरेस्पॉन्डिंग आयन। टूटता जाएगा। कुछ समय के बाद डिसोसिएशन स्थिर हो जाएगी। जब डिसोसिएशन स्थिर हो जाएंगी उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, मतलब प्रोडक्ट की जो मोलरिटी, मतलब H+ की जो मोलरिटी, H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है, A- की जो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, इसकी रेशियो को हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये K क्या है? तो डिसोसिएशन ये कहलाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इट इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो अगर किसी एसिड को वाटर में आप ऐड कर देंगे
तो पहले वो डिजॉल्व हो जाएगा, डिजॉल्व होने के बाद वो धीरे धीरे टूटेगा किसमें, तो H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में, और कुछ समय के बाद डिसोसिएशन स्थिर हो जाएगी। तो जब डिसोसिएशन स्थिर हो गई उसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पर मोलरिटी समझिएगा कि H प्लस की मोलरिटी कितनी है सोल्यूशन के अंदर, इंटू A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, मतलब मोलरिटी कितनी है, अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। इसे हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, या इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस साहब के अनुसार स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिटरमाइंड बाय पोजीशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम। किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ निर्धारित होती है कि एसिड वाटर के अंदर कितनी मात्रा में H प्लस और कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में टूट रहा, जितनी ज्यादा डिसोसिएशन होगी एसिड की वाटर में इक्विलिब्रियम पर, उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो हम लोग कंसीडर किया एक एसिड H है, इसे अगर वाटर के अंदर ऐड करें तो ये डिजॉल्व हो जाएगा और डिसोसिएट करेगा, डिसोसिएट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, कुछ समय के बाद डिसोसिएशन स्थिर हो जाएगी। जब डिसोसिएशन स्थिर होगी उसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की जो रेशियो है, इसे हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जो कि फिक्स वैल्यू होती है। प्रत्येक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट फिक्स होता है फिक्स टेम्परेचर पर, प्रत्येक एसिड का जो K का वैल्यू होता वो फिक्स होता है फिक्स टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधे समानुपाती होता है किसके, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के। मतलब कोई एसिड को पानी में आपने घोला, जितनी ज्यादा मात्रा में एसिड टूटेगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, या कहिए ऑब्वियसली उसी कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन की कॉन्सेंट्रेशन के। तो किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, H प्लस अथवा उसके एनायन की कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज्यादा H प्लस होगा या कि जितनी ज्यादा A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होंगी सोल्यूशन के अंदर, उतनी ज्यादा उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि ज्यादा H प्लस और A माइनस, इसका मतलब ज्यादा मात्रा में टूटा, ज्यादा मात्रा में टूटा मतलब ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन या उसके एसिड के एनायन की कॉन्सेंट्रेशन के। अब देखिए जितनी ज्यादा H प्लस और उसके एनायन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा K वैल्यू होगी। और बेसिक अगर ये ज्यादा हुआ ये ज्यादा हुआ तो K की वैल्यू भी ज्यादा होगी, K मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ज्यादा होगी। तो अगर किसी एसिड का K वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उस एसिड का डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम पर ज्यादा होगा, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। या कहते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है पीएच की। अब पीएच क्या होता है, पीएच मतलब होता है, पीएच मीन्स ऑब्वियसली log 1/H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर जिसका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो pH कम होगी, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो pH कम होगी, या कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो pH ज्यादा होगी। तो बेसिक अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। जिसका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसका मतलब pH उसकी कम होगी। तो अगर pH कम है, pH अगर कम हुआ तो H प्लस, pH अगर कम हुआ, ध्यान दीजिए, pH अगर कम हुआ, अगर pH कम हुआ, अगर pH कम हुआ तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है H प्लस के या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन की कॉन्सेंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है K के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है pH के, या कहते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है pKa की। कि ये pKa क्या होती है, तो जैसे log 1/H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को pH कहते हैं, log 1/H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को pH कहते हैं, उसी तरह से pKa होती है, उसी तरह से pK होती है। pK क्या होती है, तो log 1/K। अगर किसी एसिड का K वैल्यू ज्यादा, ध्यान दीजिए, अगर किसी एसिड का K वैल्यू ज्यादा है तो उसकी pK वैल्यू कम होगी। अगर किसी एसिड का K वैल्यू ज्यादा है, किसी एसिड, ऐसे देखिए किसी एसिड का अगर K वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो अगर किसी एसिड का K वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब उसकी pK वैल्यू कम होगी। K वैल्यू ज्यादा मतलब pK वैल्यू क्या होगी, तो कम होगी। मतलब अगर जिस एसिड का pK वैल्यू कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ध्यान रखेंगे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है K के, या कह सकते हैं H प्लस को अगर आप pH में कन्वर्ट कर दें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी pH के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी pKa की। अब जरा देखिए अब कौन एसिड ज्यादा मात्रा में टूटेगा, तो अगर क्वालिटेटिवली बात करें कि कौन एसिड ज्यादा मात्रा में टूटेगा, तो हर सिस्टम उस डायरेक्शन में ज्यादा तेजी से जाना चाहता है जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है।
कौन एसिड ज्यादा मात्रा में टूटेगा? तो ऑब्वियसली वो एसिड ज्यादा मात्रा में टूटता है, वो एसिड ज्यादा मात्रा में टूटेगा जिसकी एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हर सिस्टम उस डायरेक्शन में ज्यादा गति से मूव करना चाहता है जहां पर स्टेबिलिटी मोर हो। हर सिस्टम उस डायरेक्शन में ज्यादा गति से मूव करना चाहता है जहां पर स्टेबिलिटी मोर हो। तो ऑब्वियसली जिस एसिड की एनायन ज्यादा स्टेबल होगी उसकी डिसोसिएशन भी ज्यादा होगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस साहब के अनुसार स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिटरमाइंड बाई पोजीशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर एट इक्विलिब्रियम। किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो निर्धारित होती है कि एसिड कितनी मात्रा में अपने आयन में टूट रहा है, मतलब H+ और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में टूट रहा है। जितनी ज्यादा डिसोसिएशन होगी उतनी ज्यादा उसकी क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो अगर हमने कंसीडर करा कि एसिड HA, अगर HA को पानी में घोल दे तो ये डिसोसिएट करेगा, H+ और कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में डिसोसिएट करता जाएगा। कुछ समय के बाद डिसोसिएशन स्थिर हो गई। तो जब डिसोसिएशन स्थिर हो गई उस प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो को हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ध्यान रखेंगे, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है H+ कॉन्सेंट्रेशन या एनायन की कॉन्सेंट्रेशन, या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के, या कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल pH के, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल pK की। तो कौन सी एसिड ऐसी है जो ज्यादा मात्रा में टूटेगी अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में? तो वह एसिड ज्यादा मात्रा में टूटता है जिसकी एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हर सिस्टम उस दिशा में ज्यादा गति से मूव करना चाहता है जहां पर मोर स्टेबिलिटी होती है। ठीक है। नाउ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड। तो व्हाट इज द ऑक्सी एसिड? ये ऑक्सी एसिड क्या होती है? व्हाट इज द ऑक्सी एसिड? ऑक्सी एसिड क्या है? तो एसिड्स इन विच, वैसे एसिड्स की मॉलिक्यूल जिसमें इन विच OH ग्रुप is directly attached to central atom, is called ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड क्या है? तो वह एसिड जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो सेंट्रल एटम से। जैसे आप कहिए कि जी HOCl, ये क्या है? तो ऑक्सी एसिड है। HOCl ऑक्सी एसिड है। आपकी H2SO4 है, H2SO4 क्या है? तो ऑक्सी एसिड है। क्यों? क्योंकि यहां पर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है किससे? तो सेंट्रल एटम से। तो ऑक्सी एसिड क्या है? तो वह एसिड जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो किससे? तो सेंट्रल एटम से, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी एसिड। तो जो ऑक्सी एसिड क्या है? तो ऐसी एसिड जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो सेंट्रल एटम्स, डायरेक्टली अटैच हो सेंट्रल एटम्स। ऑब्वियसली एक्स इज द सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम। तो ऑक्सी एसिड वह एसिड है जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है सेंट्रल एटम से। तो ऑक्सी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर। ऑब्वियसली अगर जितनी ज्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, जितनी ज्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ध्यान जी, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ खींच रहा है तो इसकी इफेक्ट यहाँ तक आ जाती है। तो अगर इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा तो इस हार्डन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो अब जितनी ज्यादा हार्डन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती हैं उतनी ज्यादा मात्रा में एसिड H+ और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में टूटता है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड होती हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो जितनी ज्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को वे अपनी तरफ मतलब सेंट्रल एटम अपनी तरफ खींचेगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की खिंचाव, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी उतनी ज्यादा इस हार्डन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। जितनी ज्यादा हार्डन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतनी ज्यादा या उतनी ईजियर होती है डिसोसिएशन ऑफ एसिड।
तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब जितनी ज्यादा इस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। आप जानते हैं किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो एक पॉजिटिव चार्ज, और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खिसक जाए तो थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान दीजिए, वाटर के अंदर वही हाइड्रोजन रिलीज होती हैं, वाटर के अंदर वही हाइड्रोजन रिलीज होती हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगी उतनी आसानी से हाइड्रोजन रिलीज होगा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है किसके? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर सब में सेंट्रल एटम सेम है तो यहां पर जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो सेंट्रल एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो अथवा इसके ऊपर इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा हो, अगर इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग ज्यादा होगी, यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी। अगर हाइड्रोजन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आया तो इसकी रिलीज भी इजियर होगी, आसानी से होगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और अथवा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, अथवा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो उतनी ज्यादा हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगी उतनी आसानी से एसिड H+ और कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन में टूटेगा, मतलब उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। नाउ फॉर एग्जांपल, राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर of following ऑक्सी एसिड्स। करें सारे ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लीजिए। फर्स्ट वन HOCl, HOBr, HOI। सेकेंड वन H2SO4, H3PO4, HClO4। थर्ड वन इज H2SO4, H2SO3। फोर्थ वन HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। करें इन सब की आप एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज HOCl। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट वन क्या है? HOCl, HOBr एंड HOI। ये सारी ऑक्सी एसिड है। क्यों? क्योंकि इन सब में OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है सेंट्रल एटम्स। तो बेसिक यहां पर आप जान रहे हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती ऑफ ऑक्सी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेंट्रल एटम की होगी उतनी ज्यादा, अब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव आएगा। तो बेसिक सिंस आप जाने कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, सिंस जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है क्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन से। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है किससे? तो ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन से। इसका मतलब इस हाइड्रोजन पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी, इससे यहाँ पर ज़्यादा होगी इससे। तो इस हाइड्रोजन पर अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हुई तो डिसोसिएशन ईजियर होगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन से, इसलिए यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होंगी
यहाँ जो एसिडिक स्ट्रेंथ होंगी किसकी, तो HOCl की ज़्यादा होंगी HOBr से, ज़्यादा होंगी HOI से। दिस उसका सेकेंड वन, दूसरा है आपका H2SO4, H2SO4, H3PO4 एंड HCl4। ये सारी ऑक्सी एसिड की केस है। और इसकी स्ट्रक्चर देखें तो HOS डबल बॉन्ड ओ, ये OH, इट इज द H2SO4, H3PO4, इट इज द H3PO4, इट इज द H3PO4 एंड इट इज द HClO4, इट इज HClO4। तो ये सारे क्या हैं, तो ऑक्सी एसिड है। इन सब में क्या, तो OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है सेंट्रल एटम से। तो ये सारी क्या है, तो ऑक्सी एसिड है। क्यों, क्योंकि इन सब में OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है सेंट्रल एटम से। यहाँ पर सेंट्रल एटम सल्फर है, फास्फोरस है, क्लोरीन है। अब जरा देखिए, अगर आपने पढ़ा है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सी एसिड की होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो अब ध्यान दीजिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन की +1 तो 2 की +2, 1 ऑक्सीजन की -2 तो 4 की -8, कुल मिलाकर जी, चूंकि एक मॉलिक्यूल है तो नेट चार्ज 0, तो कुल मिलाकर 0 करने के लिए सल्फर के ऊपर +6, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन के ऊपर +1 तो 3 के ऊपर +3, 1 ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो 4 के ऊपर -8, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +5। HClO4 एक मॉलिक्यूल है, नेट चार्ज 0, 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 1 ऑक्सीजन की -2 तो 4 की -8, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +7। तो सिंस यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है किसकी, तो ये क्लोरीन की ज़्यादा है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा है। किससे, तो सल्फर से ज़्यादा है, किससे, तो फास्फोरस से। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी किसकी, तो H2SO4 की ज़्यादा होगी, सॉरी HClO4 की ज़्यादा होगी, किससे, तो H2SO4 से ज़्यादा होगी H3PO4 से। तो बेसिक यहाँ पर जो एसिड, इसलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होंगी किसकी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली HClO4 की ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा है। तो HClO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किससे, तो H2SO4 से ज़्यादा होगी H3PO4 से, ज़्यादा होगी H3PO4 से। इट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। नाउ थर्ड वन इज द H2SO4 एंड H2SO3। कहना किसकी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, H2SO4 की कि H3PO3 की, H2SO4 की कि H2SO3 की। तो बेसिक ध्यान दीजिए, यहाँ पर H2SO4, इट इज H2SO4, इट इज H2SO4 एंड इट इज द H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड। अब देखिए यहाँ पर सेंट्रल एटम दोनों में क्या है, तो सेम है। तो अगर सेंट्रल एटम सेम है तो आप क्या करें, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखें। 1 हाइड्रोजन के ऊपर +1 तो 2 की +2, 1 ऑक्सीजन की -2 तो 4 की -8, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +6। 1 हाइड्रोजन के ऊपर +1 तो 2 के ऊपर +2, 1 ऑक्सीजन की -2 तो 3 के ऊपर -6, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +4। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 में सल्फर की ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो यहाँ पर H2SO4 में देखिए, इसमें भी सेंट्रल एटम सल्फर और इसमें भी सेंट्रल एटम सल्फर, लेकिन इस सल्फर की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ +4 है। तो जिसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसमें हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसलिए यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होंगी, यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होंगी किसकी, तो बेसिक H2SO4 की, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड मोर एसिडिक होगा किससे, तो सल्फ्यूरस एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड मोर एसिडिक होगी किससे, तो सल्फ्यूरस एसिड। उसी तरह से ये HClO, ये हाइपोक्लोरस एसिड है, HClO क्या है, तो HClO, HClO2 and HClO3 and HClO4, ये हाइपोक्लोरस एसिड। एक्चुअली ये क्या है, ये OH है, ये Cl है, ऑब्वियसली ये क्लोरस एसिड है, ये HCl, ये डबल बॉन्ड O है, ये ऑब्वियसली यहाँ पर क्लोरिक एसिड HCl डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O एंड इट इज द पर क्लोरिक एसिड H, ये O, ये ClO3, दिस वन।
यहां पर अगर देखिए इन सब में सेंट्रल एटम सेम है, इन सब में सेंट्रल एटम सेम है, तो यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ऑक्सी एसिड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम के। अगर सेंट्रल एटम सब में सेम है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन के ऊपर +1, 1 ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो कुल मिलाकर 0 करने के लिए यहाँ +1 देनी होगी। यहाँ 1 हाइड्रोजन के ऊपर +1, 1 ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 2 के ऊपर -4, कुल मिलाकर 0 करने के लिए यहाँ +3 देनी पड़ेगी। 1 हाइड्रोजन के ऊपर +1, 1 ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 3 के ऊपर -6, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +5 देनी पड़ेगी। 1 हाइड्रोजन के ऊपर +1, 1 ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 4 के ऊपर -8, कुल मिलाकर 0 करने के लिए +7 देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये सब में सेंट्रल एटम क्लोरीन है, लेकिन यहाँ HClO4 में क्लोरीन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, HClO3 से ज़्यादा है, HClO2 से ज़्यादा है HClO से, इसलिए यहाँ जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होंगी, यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होंगी HClO4 की, HClO4 मतलब पर क्लोरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किससे, HClO3 से, मतलब क्लोरिक एसिड से। ऑब्वियसली ज़्यादा होगी HClO2 से, ज़्यादा होगी किससे, क्लोरस, तो पर क्लोरिक एसिड की ज़्यादा है क्लोरस एसिड से, क्लोरिक एसिड से क्लोरिक एसिड की ज़्यादा है क्लोरस एसिड से, ज़्यादा है हाइपोक्लोरस एसिड से। इट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो ना एक एक्सेप्शन है जिससे मैंने आपको बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो एक एक्सेप्शन है, व्हाट, तो एक्सेप्शन वाद है कि वाई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H3PO2 that is hypophosphorus acid is greater than H3PO3 that is phosphorus acid is greater than H3PO4। ये सारी ऑक्सी एसिड है, ये सारी ऑक्सी एसिड आप जानते हैं H3PO2 that is hypophosphorus acid, इसकी स्ट्रक्चर होती है दिस वन, इट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये आपका फास्फोरस एसिड है, ये H, ये P डबल बॉन्ड हो, ये डायबेसिक एसिड आप जानते हैं, एंड इट इज द ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, HP डबल बॉन्ड हो, ये OH आपने पढ़ा है कि ये यहाँ पर एक OH है, यहाँ पर ऑब्वियसली 2OH है, ये आपका 3OH है। अगर देखिए ऐसे हमें लगता है कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेंट्रल एटम में फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस। अब H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, जबकि H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जबकि H3PO2 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो ऑब्वियसली अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो ऑब्वियसली यहाँ पर H3PO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, H3PO3 से ज़्यादा होना चाहिए H3PO2 से, लेकिन एक्चुअल में उल्टा होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ H3PO2 की ज़्यादा होती है किससे, H3PO3 से ज़्यादा होती है H3PO4 से। तो ये अपवाद हो गया। एक्चुअली हमारे रूल के अनुसार एसिडिक स्ट्रेंथ H3PO4 की ज़्यादा होना चाहिए था, H3PO3 से ज़्यादा होना चाहिए था H3PO2 से, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जा रहा कि एसिडिक स्ट्रेंथ H3PO2 की ज़्यादा है, H3PO3 से ज़्यादा है H3PO4 से। कर ऐसा क्यों हो रहा? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि H3PO2 में 1OH पर p डबल O, प्रत्येक p डबल बॉन्ड O ग्रुप पर, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आपका p डबल बॉन्ड O है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। यहाँ पर क्या है, तो 1OH ग्रुप, 1OH पर मतलब प्रत्येक p डबल बॉन्ड एक ग्रुप पर, जबकि यहाँ पर क्या है कि 2OH ग्रुप, ये 1OH ये 2H, तो 2OH पर p डबल O ग्रुप है, जबकि यहाँ पर क्या है तो 3OH, ये 1OH 2H 3H, 3OH पर p डबल बॉन्ड O ग्रुप है, पर p डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो यहाँ पर
1 OH पर POO ग्रुप है, यहाँ 2 OH पर POO ग्रुप है, यहाँ पर 3 OH पर POO ग्रुप है। तो यहाँ पर 1 OH पर POO ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ पर एक POO ग्रुप ही OH बॉन्ड को पोलराइजेशन करेगा, मतलब इस हार्डन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, जबकि यहाँ पर एक PO दो OH को पोलराइजेशन करेगा, मतलब दो OH को OH के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, मतलब यहाँ पर हार्डन की पोलराइजेशन, मतलब इस हार्डन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की जो डेवलपमेंट है कम होगी, जबकि यहाँ पर सबसे कम होगी। यहाँ पर क्यों सबसे कम होगी? क्योंकि यहाँ पर एक PO को 3 OH बॉन्ड को पोलराइज करना है। तो चूंकि यहाँ पर एक PO को एक OH बॉन्ड को पोलराइज करना है, यहाँ एक PO को 2 OH को पोलराइज करना है, जबकि यहाँ पर एक PO को 3 OH को पोलराइज करना है। तो यहाँ पर एक PO को एक OH को पोलराइज करना है, इसका मतलब यहाँ पर जो पोलराइजेशन होगी वो ज्यादा होगी इससे, ज्यादा होगी इससे। तो अगर यहाँ पर OH बॉन्ड में पोलराइजेशन ज्यादा है, मतलब ये हार्डन मोर इजिली, मतलब ज्यादा आसानी से रिलीज हो जाएगी, इसलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ होंगी ACrPO2 की ज्यादा होंगी किससे? ACrPO3 से ज्यादा होंगी ACrPO4 से। तो ये एक्सेप्शनल है, इससे आप ध्यान रखेंगे। ऐसे जनरल कॉन्सेप्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। लेकिन ये बाद आ गया कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है हाइपोफॉस्फोरस एसिड की, मतलब ACrPO2 की ज्यादा होती है, फास्फोरस एसिड मतलब ACrPO3 से ज्यादा होती है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मतलब ACrPO4 से। Now acidic strength of hydra acid. Now acidic strength of hydra acid. Acidic strength of hydra acid. तो what is hydra acid? ये hydra acid क्या है? What is hydra acid? ये hydra acid क्या है? तो वह acids की molecule जिसमें in which hydrogen is directly attached to central atom, directly attached to central atom। अगर हाइड्रोजन ही डायरेक्टली अटैच है सेंट्रल एटम से तो उसे हम कहते हैं हाइड्रा एसिड। जैसे आप कहिएगा ये HF है, क्या तो हाइड्रा एसिड है, HCl है, क्या तो हाइड्रा एसिड है, HBr है, क्या तो हाइड्रा एसिड है, HI है, क्या हाइड्रा एसिड। तो हाइड्रा एसिड वह एसिड से जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो सेंट्रल एटम से। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ऑफ हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इन पीरियड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इन पीरियड। अगर सारा सेंटीमीटर एक ही पीरियड का है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इन अ ग्रुप। अगर सारा सेंट्रल एटम एक ही ग्रुप का है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम के। तो हाइड्रा एसिड क्या है? तो एसिड जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो सेंट्रल एटम से, दैट इज कॉल्ड हाइड्रा एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इन पीरियड अथवा साइज ऑफ सेंट्रल एटम इन ग्रुप। इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, write acidic strength order of following hydra acids, of following hydra acids। इन सारे हाइड्रा एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखिए। फर्स्ट वन इज HF H2O NH3 CH4। Second one HCl H2S PS3 SiH4। Third one HF HCl HBr HI, and fourth one is H2O H2S
H2AC and H2T. Can I write एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग हाइड्रो एसिड? ये सारे हाइड्रो एसिड है। हाइड्रो एसिड क्या होती है? तो एसिड जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है किससे? तो सेंट्रल एटम से। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है फ्लोरीन से, यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से, यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन से, और यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है कार्बन से। तो ये सारी क्या है? तो हाइड्रो एसिड से। ये सारी क्या है? तो हाइड्रो एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है किससे? तो सेंट्रल एटम से। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ऑफ हाइड्रो एसिड, हाइड्रो एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इन अ पीरियड। अब जरा देखिए यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन एक ही पीरियड का है, दैट इज सेकेंड पीरियड का। यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन, आप जानते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक ही पीरियड का है। तो एक ही पीरियड में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी सेंट्रल एटम की, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी सेंट्रल एटम की, उतनी ज्यादा हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेवलपमेंट होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी सेंट्रल एटम की, उतनी ज्यादा हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेवलपमेंट होगी, मतलब उस हाइड्रोजन की जो रिलीज होगी मोर ईजियर होगी, ज्यादा आसानी होगी। इसलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि सेंस यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है किसकी? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, इज ग्रेटर देन कार्बन। इसलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएंगी यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होंगी वो किसकी? तो HF की ज़्यादा होंगी किससे? तो H2O से ज़्यादा होंगी, NH3 से ज़्यादा होंगी PH3 से। तो यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CH4 से। तो यहाँ पर ऑब्वियसली HF, H2O, NH3, CH4 में यहाँ पर सेंट्रल एटम फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। तो यहाँ पर सारा सेंट्रल एटम एक ही पीरियड का है। तो पीरियड में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी समानुपाती होती इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। उस तरह से आप सेकेंड बना दीजिए। यहाँ पर आपका क्या है? तो HCl है, H2S है, PH3 है एंड SiH4 है। यहाँ पर सेंट्रल एटम आपका क्लोरीन है, ये आपका सल्फर है, ये आपका फास्फोरस है, यहाँ पर सिलिकॉन है। तो क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, या कि सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एक ही पीरियड का, दैट इज द थर्ड पीरियड का। यहाँ पर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एक ही पीरियड का, दैट इज द थर्ड पीरियड का। तो यदि सारा सेंट्रल एटम एक ही पीरियड का है तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इन सेम पीरियड। अगर सारे एलिमेंट्स एक ही पीरियड के हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रो एसिड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की। तो सिंस आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन सल्फर, इज ग्रेटर देन फास्फोरस, इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है सल्फर से, सल्फर की ज्यादा फास्फोरस से, ज्यादा सिलिकॉन से, इस कारण से इसलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर होंगी, इसलिए यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होंगी, यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होंगी किसकी? तो HCl की ज़्यादा हो जाएंगी, H2S से ज़्यादा हो जाएंगी, PH3 से ज़्यादा हो जाएंगी, SiH4 से। दिस वन, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगी। नाउ थर्ड वन, दैट इज HF, HCl, HBr, HI। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है HF, HCl, HBr एंड HI। यहाँ पर सेंट्रल एटम इज फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन। अब देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप का है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आप जानते हैं 7th A में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब एक ही ग्रुप में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती, एक ही ग्रुप में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एक ही ग्रुप में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम के। तो चूंकि अब देखिए फ्लोरीन की साइज आप यहां पर कह सकते हैं कि आपका हाइड्रोजन है, ये आपका फ्लोरीन है,
ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन है, ये आपका फ्लोरीन है। ऑब्वियसली ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपकी क्लोरीन है। ऑब्वियसली ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपकी हाइड्रोजन है और ये आपकी ब्रोमीन है। और ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपकी आयोडीन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका शेयर पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोरीन का शेयर पर, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन का शेयर पर, यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमीन का शेयर पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन का शेयर पर है। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि न्यूक्लियस की जो पकड़ है HF में शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा है, जबकि क्लोरीन की जो पकड़ है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पर कम गई। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, जबकि ब्रोमीन में न्यूक्लियस से शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन की दूरी और बढ़ गई। इसका मतलब ब्रोमीन के न्यूक्लियस की जो पकड़ है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर और कम गया, और यहाँ पर और कम गया। क्यों? क्योंकि आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है। तो चूंकि आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ सबसे कमजोर हो गई, मतलब यहां से हाइड्रोजन मोर इजीली रिलीज होगा। उसकी किसकी तुलना में? इसकी तुलना में मोर इजीली रिलीज होगा, इसकी तुलना में मोर इजीली रिलीज होगा, इसकी तुलना में। तो चूंकि आयोडीन के न्यूक्लियस की पकड़ इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम गई। क्यों कम गई? क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, साइज बड़ी होने से दूरी ज्यादा हो गई। तो आयोडीन की बड़ी साइज होने के कारण शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर हुई, इसलिए हाइड्रोजन ज्यादा आसानी से रिलीज होगा कंपेयर टू इसके कंपेयर टू इसके। इसलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ऑब्वियसली किसकी? तो HI की ज्यादा होंगी, किससे? तो HBr की ज्यादा होंगी HCl से ज्यादा, ऑब्वियसली HF की इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। उस तरह से फोर्थ वन में आइए। फोर्थ वन में क्या है? तो H2O, H2S, H2Ac, H2T। तो यहां पर ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टोल्यूरियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टोल्यूरियम है। तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टोल्यूरियम क्या है? एक ही ग्रुप की है। यहां पर ऑक्सीजन है, सल्फर सेलेनियम टोल्यूरियम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिंस अब ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टोल्यूरियम एक ही ग्रुप की है, तो ऊपर से नीचे जाने पर आप जानते हैं साइज इंक्रीज करा, साइज इंक्रीजेज, मतलब यहां पर क्या होंगी? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा? तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज करे, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। इसलिए यहां पर आप कह सकते हैं, कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, यहां पर आप कह सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है किसकी? तो H2T की ज्यादा होगी, किससे? H2Ac से ज्यादा होगी, H2S से ज्यादा होगी H2O से। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज करता है, इसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। इसलिए H2T की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, H2Ac से ज्यादा है, H2S से ज्यादा है H2O से। ठीक है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड होगी। ध्यान रखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इन पीरियड, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ सेंट्रल एटम इन ग्रुप। जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोगों ने कुछ जाना, और एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग इसे यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और हम लोग इसे डिस्कस करेंगे।